जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में जब भी हम बिंदु पढ़ेंगे तो ये 3 बिंदु अपने सामने आएंगे। किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आप बात करें, सीटी के लिए बात करें या सीटी के थ्रू होने वाले अन्य जो भर्ती परीक्षा है उनके लिए हम चर्चा कर लें, सभी के अंदर जो है वो आपको जनरल साइंस में 3 पोर्शन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। फिजिक्स से एवरेज क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री से भी आप लोगों के लिए एवरेज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर किसी भर्ती परीक्षा में 5 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 15, किसी में 25, किसी में 50, सब में अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग वेटेज होता है। लेकिन कभी भी कंपटीशन में हमें वेटेज को ये नहीं मानना चाहिए कि अगर कम वेटेज है तो जीवन में एक चीज ध्यान रखना, वही चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जो सबसे कम संख्या में होती है। तो जो जितना मात्रा में कम होगा वही सबसे ज्यादा चीजों को प्रभावित करेगा। ठीक है, बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी सारी यूनिट है, उनको हम देखेंगे। फिजिक्स में कम से कम 5 से 6 यूनिट आप लोगों के हैं और केमिस्ट्री में आपके 5 से 6 यूनिट है। इन 5 से 6 यूनिटों में पूरी केमिस्ट्री है, इसमें पूरी फिजिक्स है और यहाँ पर पूरी बायोलॉजी है। ये कंप्लीट पोर्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। हम जो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, हम जो प्रारंभ कर रहे हैं, ये प्रारंभ अपन कर रहे हैं कहां से? जनरल साइंस के पहले पोर्शन बायोलॉजी से। कहां से प्रारंभ करने जा रहे हैं? बायोलॉजी से हम ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि अनेक भर्ती परीक्षाएं, जैसे सीटी के थ्रू होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, उनमें भारी संख्या में जो है वो आप लोगों के साइंस के प्रश्न आते हैं। दूसरी बात ये कि काफी सारी वैकेंसियां हैं जिनके अंदर अच्छा वेटेज भी है आप लोगों के लिए और बेहतरीन तरीके से आपको स्कोर करवाने में मदद करती है साइंस। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं, प्रारंभ करते हैं बात को। और जनरल साइंस में पहली यूनिट की हम चर्चा करेंगे। प्रथम यूनिट की हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो पहली यूनिट है, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है आपको दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम, बोले तो परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की हम बात करें, देखिए किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए समय रहते हुए अगर हम तैयारी शुरू कर देते हैं तो उस भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर होता है। देखते ही देखते सीटी निकल गया, देखते ही देखते सीटी के थ्रू होने वाली अन्य वैकेंसी आप लोगों की वो निकल जाएगी। इसलिए आपको समझदार बनने की आवश्यकता है और आपको अपने इस समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए रोजाना आप लोगों के लिए क्लास रहेगी। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और साइंस में तो आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पढ़ने देने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें, बस क्लास में फोकस करें रेगुलर। दोस्तों परिसंचरण तंत्र, और मैं यूं कह रहा था कि एक बात बता दूं जो मुझे याद आ रही है भाई, वो बात ये है कि जैसे जैसे हम बिंदु पढ़ते जाएंगे प्रत्येक सब टॉपिक के साथ साथ उनके क्वेश्चन देखते जाएंगे। जैसे यूनिट पूरी हो जाएगी तो आखिरी में हम पूरी यूनिट के क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। ये अपना फंडा रहेगा, क्योंकि यही बेहतरीन फंडा होता है। टॉपिक देखा, कॉन्सेप्ट देखा, थ्योरी देखी, डायग्राम है तो वो देखा, फॉर्मूले से तो वो देखे, उसके बाद कैसे इस पे प्रश्न बनता है संभावित वो पढ़ने देखा। इस तरह से सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पूरी यूनिट के क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, चलिए परिसंचरण तंत्र की हम बात करते हैं और सबसे पहले चर्चा यही करते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र है ये क्या है। दोस्तों परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो यहां से जो प्रश्न पूछना आपसे प्रारंभ करता है, इसमें एक शब्द है परिसंचरण। ये परिसंचरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है परि और एक शब्द है संचरण। एक शब्द है परि और एक है संचरण। परि का मतलब होता है मित्रों चारों ओर, और संचरण का जो अभिप्राय होता है, संचरण का मतलब है प्रवाहित होना। संचरण का मतलब क्या है? प्रवाहित होना है। तो परि यानी चारों ओर, संचरण यानी प्रवाहित होना। तो चारों ओर प्रवाहित होना यानी हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चारों ओर प्रवाहित होता है? तो दोस्तों जब भी ऐसी बात आती है तो सीधे से एक जवाब हमारे दिमाग में आता है कि रक्त एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में चारों ओर क्या होता है दोस्तों? प्रवाहित होता है। रक्त एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में चारों ओर प्रवाहित होता है। यानी कि परिसंचरण तंत्र में हम जो स्टडी करने वाले हैं, ये अध्ययन करने वाले हैं किसका? तो ये हम अध्ययन करने वाले हैं ब्लड, रक्त का अध्ययन करने वाले। किसका अध्ययन करने वाले? रक्त का अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर? ओके, देखिए
दोस्तों अब अगर हम रक्त की बात करें तो पहला प्रश्न यही आता है कि रक्त क्या है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा है कि रक्त क्या है, और इसका एक सटीक सा सिंपल सा जवाब है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तरल संयोजी ऊतक क्या है रक्त? दोस्तों रक्त तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक का मतलब हो गया कि तरल अवस्था में पाया जाता है, बोले तो लिक्विड फेज में पाया जाता है। बात करें यहाँ पर कि संयोजी का मतलब क्या है, तो कनेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों जोड़ने वाला। क्या होता है? जोड़ने वाला, ठीक है। और ऊतक का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल, बोले तो कोशिकाओं का समूह, बोले तो कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह। क्लियर? ओके। तीन शब्द में हमने ब्लड को डिफाइन किया है। तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल है अवस्था में, द्रवावस्था में पाया जाता है, ये तरल इसकी अवस्था है। याद रहे दोस्तों, किसी भी पदार्थ की अवस्था की हम बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है चार प्रकार की। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। या तो कोई पदार्थ क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, या कोई पदार्थ क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है, या कोई पदार्थ क्या हो सकता है? अवस्था में गैस हो सकता है, और या कोई पदार्थ अवस्था में क्या हो सकता है? प्लाज्मा हो सकता है। दोस्तों ये प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है, और एक पांचवी अवस्था है जिसे बीईसी या बोस आइंस्टीन कहते हैं। ये कौन सी अवस्था है? ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पदार्थ की पांचवी अवस्था में शामिल है। तो क्या देखा अपन ने देखा कि रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और तरल संयोजी ऊतक का मतलब आपको यहाँ पर बखूबी समझ में आ गया होगा कि तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या है। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। अब बात करते हैं संयोजी का मतलब क्या है। तो दोस्तों संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है? संयोजी का मतलब जोड़ने वाला होता है। अब रक्त किसको जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, ये बात अपने को समझ में नहीं आई। ये बात समझ में नहीं आई तो ये बात अपन समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए, रक्त सभी अंगों से होकर गुजरता है, इसलिए सभी अंगों को आपस में क्या करता है? सभी अंगों को जोड़ता है। ठीक है, तो सभी अंगों से गुजरता है, सभी अंगों से, सभी ऑर्गन से गुजरता है, और सभी अंगों से गुजरता है इसलिए सभी को आपस में कनेक्ट करता है, सभी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, फिर बात आती है कोशिकाओं का समूह। बिल्कुल, रक्त अनेक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, बोले तो ग्रुप ऑफ सेल है। अब ग्रुप ऑफ सेल कैसे है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वापस आइए दोस्तों, हम कह रहे हैं परिसंचरण, और परिसंचरण का मतलब है रक्त का अध्ययन करना एक तरह से। ठीक है, और एक वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर विलियम हार्वे, उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। सारी बातें करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। ठीक है, जीरो से एंड तक। ठीक है, मैं पहले आपको कह चुका हूं कि साइंस में आपको कुछ भी उठा के देखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस क्लास में ध्यान रखना प्रश्न कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीजें साथ के साथ लेके चलो। ओके, तो रक्त तरल है, अवस्था होती है तरल, और यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछता है कि रक्त और जल की श्यानता का अनुपात, रक्त और जल की श्यानता का अनुपात पूछता है, तो ये 5:1 है। श्यानता होती है दोस्तों विस्कोसिटी, क्योंकि रक्त तरल और तरल पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है। क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन जो तरल पदार्थ है वो बहना नहीं चाहते, और बहने के गुण का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और तरल पदार्थ जिस बहने के गुण का विरोध करते हैं उसी विरोध को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता कहते हैं, जिसका अनुपात रक्त और जल का अनुपात अगर आपसे पूछे तो आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं 5:1। उत्तक कैसे हुआ, ये बात समझ में नहीं आई कि रक्त उत्तक कैसे हुआ। उत्तक तो कौन होता है? कोशिकाओं का समूह। रक्त तो कौन होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। तो रक्त उत्तक कैसे हुआ, इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, इसके लिए हमें रक्त का संगठन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा दोस्तों? हमें रक्त का संगठन देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा ब्लड, रक्त। ठीक है, और रक्त का यदि हम संगठन देखें, रक्त का हम कंपोजिशन देखें दोस्तों, संगठन देखें, रक्त किन से मिलकर बना है, तो देखिए रक्त में
दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ब्लड में कितने प्रकार के? दो प्रकार के पदार्थ जो है वो रक्त में पाए जाते हैं। इनमें से एक पदार्थ जो है उसका नाम है कणिकाएं। क्या नाम है मित्रों? एक पदार्थ को तो हम कहेंगे ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं। एक पदार्थ का नाम है कणिकाएं, बोले तो ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। और जो दूसरा पदार्थ है इसका नाम है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। दूसरा पदार्थ है प्लाज्मा। तो ग्रेन्यूल्स और प्लाज्मा, इनकी हम बात करते हैं। ये दोनों पदार्थ जो है ये रक्त में पाए जाते हैं। ब्लड के कंपोजिशन में ये दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स पर आगे हम चर्चा करें तो ये ग्रेन्यूल्स तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की ग्रेन्यूल्स होती है। और तीन प्रकारों के अंदर, थ्री टाइप्स के अंदर, एक होती है दोस्तों आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की ग्रेन्यूल्स हैं। अब हम इनको ग्रेन्यूल्स नहीं कहेंगे। यदि मैं अलग अलग बात करूं आरबीसी क्या है, तो आपका यहां पर जवाब होगा कि साहब आरबीसी सेल है। क्या है? आरबीसी सेल है, कोशिका है। डब्ल्यूबीसी भी कोशिका है और प्लेटलेट्स भी क्या है मित्रों? सेल है, कोशिका है। क्लियर? इन सभी कोशिकाओं को, कौन कौन सी कोशिकाओं को? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी कोशिकाओं को यदि एक साथ मिला दिया जाए, इन सभी कोशिकाओं को क्या कर दिया जाए? एक साथ यदि मिला दिया जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं, ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? ग्रेन्यूल्स कहते हैं। यानी अभी ये तो कंफर्म हो गया कि ब्लड में सेल तो है और इन तीनों सेल को एक साथ मिलाकर ग्रेन्यूल्स कहते हैं। प्लाज्मा जो है ये एक अलग टाइप का पदार्थ है, ये लिक्विड फ्लूइड है। क्या है? ये द्रव पदार्थ है और मात्रा की बात करें तो ये पाया जाता है 55%। कितना होता है? 55% इसकी मात्रा होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स होती हैं इनकी हम मात्रा देखें तो 45% होती है। कितनी होती है? 45%। यानी कि 45% ग्रेन्यूल्स एंड 55% प्लाज्मा। 45% ग्रेन्यूल्स और 55% क्या है? प्लाज्मा। इनको हम मिला करके और क्या कह सकते हैं? इनको मिलाकर कहते हैं कि ये ब्लड का फॉर्मेशन करती है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यही बनता है जो मैं लिख देता हूं कि रक्त में, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत। क्या पूछ सकता है? रक्त में, ब्लड में प्लाज्मा का, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा 55% होता है। कितना होता है? 65% होता है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब किसी भी स्तर की बात करें, लगभग सभी स्तर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, संगठन से। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमने कहा कि रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, तो इनकी कोई ना कोई संख्या भी होगी। अब उस संख्या पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स की अगर हम साइज की बात करें तो इस बॉक्स की साइज है 1 क्यूब mm। कितनी है? 1 घन mm। इस बॉक्स की साइज है 1 घन mm। इस 1 घन mm की साइज के बॉक्स को हमने रक्त से भर लिया। हमने किसी व्यक्ति का रक्त निकाला और कितना रक्त निकाला? 1 घन mm रक्त निकाला, जो बहुत थोड़ा सा होता है। ठीक है, इस 1 घन mm रक्त में हमने आरबीसी की संख्या की यंत्रों की सहायता से काउंटिंग की तो पता चला लगभग 55 लाख आरबीसी है। कितने रक्त में? 1 क्यूब mm में, 1 घन mm में। इसी 1 घन mm में जब डब्ल्यूबीसी की संख्या की काउंटिंग की गई तो पता चला कि लगभग कितनी है दोस्तों? तो डब्ल्यूबीसी है लगभग 11,000। कितनी है? 11,000। और यहीं पर इसी 1 घन mm रक्त में जब प्लेटलेट्स की संख्या की काउंटिंग की गई तो पता चला लगभग कितनी है? 4 लाख है। कितनी है? 4 लाख। तो साथियों, 1 घन mm रक्त में 55 लाख आरबीसी, 11,000 डब्ल्यूबीसी और लगभग 4 लाख प्लेटलेट सेल्स हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त कितना होता है। तो यदि हम स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की कुल मात्रा देखें, स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त यदि हम देखें, तो स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। जब एक घन mm यानी बहुत थोड़े से रक्त में 55 लाख आरबीसी है, 11,000 डब्ल्यूबीसी है और 4 लाख प्लेटलेट्स हैं। तो यहां सोचिए कि पूरे 5 से 6 लीटर रक्त में कितनी आरबीसी होंगी, कितनी डब्ल्यूबीसी होंगी और कितनी प्लेटलेट्स होंगी। यानी कि अत्यधिक संख्या में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा संख्या में सेल्स है। तो ये सेल्स अपना ग्रुप बनाती हैं और सेल के ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। इसलिए हमने रक्त को उत्तक कहा। रक्त को तरल इसलिए कहा क्योंकि इसकी लिक्विड फेज होती है, अवस्था तरल है। संयोजी इसलिए कहा क्योंकि ये सभी अणुओं से होकर गुजरता है, इसलिए सभी को आपस में जोड़ता है। और उत्तक इसलिए कहा क्योंकि इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो समूह बनाती हैं, इस कारण से इसको क्या कहा हमने? उत्तक का। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। इतनी बात करने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं। कुछ कंसेप्चुअल बातों पर हम थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहते हैं, जिनको मैं फैक्ट के रूप में यहाँ पर लेके चले। ठीक है, तो फैक्ट के रूप में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो ये कि जब बात परिसंचरण तंत्र की आई है, जब बात किसकी आई है? परिसंचरण तंत्र की आई है, तो पहली बात तो आपको यही कह सकता है ना कि परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है। तो पहली बात तो यही हो जाती है यहाँ पर कि परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है, परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है दोस्तों, यह कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी कहलाता है। यस, एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि एंजियोलॉजी के जनक कौन है। तो जब एंजियोलॉजी के जनक आपसे पूछे, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का जनक, तो एंजियोलॉजी के जनक की बात करें तो ये है डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे। मित्रों, डॉक्टर विलियम हार्वे साहब को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है और इस एंजियोलॉजी में बहते हुए रक्त का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, इसमें बहते हुए रक्त का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फ्लोइंग ब्लड। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर तीसरी बात आपसे पूछ सकता है कि रक्त का अध्ययन। तो दोस्तों यदि रक्त का अध्ययन आपसे पूछे तो रक्त के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और ये जो हीमेटोलॉजी है, इसमें हीम का मतलब रक्तलॉजी का मतलब अध्ययन, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तीनों बातें बहुत विशेष है, ध्यान रखनी है। अब बात आती है अगली, यहाँ पर अगली बात आती है कि हमने कहा कि रक्त में इतनी आरबीसी, इतनी डब्ल्यूबीसी, इतनी प्लेटलेट्स है, तो ये हमें पता कैसे चला? तो ये तो हमें पता तभी चल सकता है कि जब हमने किसी उपकरण का उपयोग किया हो, किसी यंत्र का उपयोग किया हो, इन सबको जांचने के लिए, इन सबकी संख्या को जांचने के लिए, मापने के लिए या गणना करने के लिए हमने यंत्र का उपयोग किया है। और जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की संख्या को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, अगर उसके विषय में आपसे पूछे तो हमारा जवाब हो जाएगा हीमेटोसाइटोमीटर। ठीक है, तो अगली बात आती है कि रक्त की कोशिकाओं, रक्त की सेल, जितने भी सेल होते हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों की बात करो, तो रक्त की सेल का अध्ययन, रक्त की सेल या रक्त की कोशिकाओं का अध्ययन करने वाला, या यूं कहो गणना करने वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। रक्त की कोशिकाओं का, सेल का या सेल की गणना करने वाला, गणना करने वाला, गणना करने वाला यंत्र, गणना करने वाला यंत्र कौन है? हीमेटोसाइटोमीटर। हीमेटोसाइटोमीटर कौन है मित्रों? हीमेटोसाइटोमीटर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगी, समझ में क्यों नहीं आएगी?
हेमेटोसाइटोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम रक्त में पाई जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं की संख्या की गणना करते हैं। अब इस हेमेटोसाइटोमीटर को यदि हम समझे तो आप इसको यहां समझ सकते हैं, हेमेटोसाइटोमीटर, हेमेटोसाइटोमीटर। और देखिए इसमें तीन शब्द है दोस्तों, एक शब्द है हीम, एक शब्द है साइटो, एक शब्द है मीटर। एक तो हो गया सब कौन हीम, एक शब्द हो गया कौन साइटो, और एक शब्द हो गया कौन सा मीटर। कौन सा हो गया मीटर। तो हीम साइटो एंड मीटर। और हीम जहां जाए हम कहेंगे रक्त की बात हो रही है, साइटो जहां जाए वहां कहेंगे दोस्तों कोशिका की बात हो रही है, क्योंकि साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, to be study of cell, that is called cytology। तो साइटोलॉजी क्या होती है कोशिका का अध्ययन। तो साइटो शब्द किसके लिए काम में लिया है, कोशिका के लिए काम में लिया गया। और मीटर का मतलब होता है मापक यंत्र, यंत्र या गणना करने वाला यंत्र, मापक यंत्र, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन, तो रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर। ओके। तो देखिए यहाँ पर रक्त में पाई जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, हेमेटोसाइटोमीटर कहलाता है। अब वो आपसे कहे कि आरबीसी की गणना करने वाला यंत्र, तो जवाब होगा हेमेटोसाइटोमीटर। आपसे कहे डब्ल्यूबीसी की संख्या की गणना करने वाला यंत्र, तो भी हमारा जवाब होगा हेमेटोसाइटोमीटर। आपसे कहे कि प्लेटलेट्स की संख्या की गणना करने वाला यंत्र, तो भी हमारा जवाब क्या होगा, हेमेटोसाइटोमीटर ही होगा साथियों। ठीक है। चलिए कितनी बातें हो गई हैं, तो कुछ और फैक्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं, फिर आगे का टॉपिक लेते हैं इसी के। चलिए अगले फैक्ट में चलते हैं। तो फैक्ट संख्या 5 में चलेंगे अपन। ठीक है, 5 है ना, जरा देख लेता हूं एक बार। नहीं 6 नंबर है। ठीक है, फैक्ट संख्या 6 की ओर चलते हैं। तो फैक्ट संख्या 6 कहता है कि एक यूनिट रक्त में, प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न पूछ लेता है कई बार, एक यूनिट रक्त में, एक यूनिट रक्त में, एक यूनिट में कितना रक्त होता है, तो एक यूनिट रक्त में 350 ml रक्त होता है। क्या होता है, 350 ml रक्त होता है। कितना होता है, 350 ml रक्त होता है। एक यूनिट में 350 ml रक्त होता है, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। चलिए कुल रक्त की हमने बात कर ली। अब कई बार प्रश्न पूछता है कि रक्त हमारे शरीर के, रक्त हमारे शरीर के वजन का, रक्त हमारे शरीर के वजन का कुल कितना प्रतिशत होता है, कुल कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो कुल कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है दोस्तों 7%। कितना होता है, 7% होता है। हमारे शरीर का जितना भी वजन है उस वजन का 7% होता है। 7% जो मात्रा होती है वो होती है किसकी, रक्त की। जैसे मान लीजिएगा एक व्यक्ति 70 केजी वजन का है, तो इसका 7% निकालेंगे। ठीक है, तो वो आएगा 70 का 7%, तो निकालेंगे, ये तो निकालेंगे 70 का 7%। ठीक है, तो ये 49 और ये 10, तो मोटे तौर पे 4.9, यानी लगभग 5 लीटर। लगभग क्या हो गया, 5 लीटर रक्त। इस प्रकार से हमारे शरीर का जितना वजन है उसका 7% होता है कौन, ब्लड। ठीक है। चलिए ये सारी बातें अपन ने यहाँ पे कर ली है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो साथ के साथ हम धीरे धीरे लेते चले। अब बात आती है दोस्तों कि परिसंचरण तंत्र जो है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, इसमें ये जो हमारा रक्त है, क्योंकि हम बार बार रक्त की बात करेंगे, तो रक्त के कुछ कार्यों का हमें पता होना चाहिए, बाकी तो बिंदु टू बिंदु अपन साथ में बात करेंगे। तो रक्त के कार्य पर अगर हम प्रकाश डालें, तो रक्त जो है वो O2 व CO2 का परिवहन करता है। O2 CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है। बोले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। O2 को लंग्स से, फेफड़ों से ऑर्गन्स तक ले जाता है, अंगों तक ले जाता है। अंगों में बनी हुई CO2 को वापस लंग्स यानी फेफड़ों तक लाता है। कैसे लाता है, सारा कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स आल्सो।
तो वहां पे हम बात करेंगे कि वायु कोशिका और रक्त वाहिनी के बीच में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, किस तरह से जो रक्त है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, रक्त में ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, लेकर जाता है तो कितने अणुओं को लेकर जाता है, कितने CO2 उसको वापस लेके आता है, क्या मामला है, कौन कौन सी गैसें रक्त में जुड़ सकते हैं, O2 कितनी जुड़ सकती है, CO2 कितनी जुड़ सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी जुड़ सकती है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है, ओके। तो ये मुख्यतः कार्य हो गया O2 और CO2 का परिवहन करना, किसका, रक्त का। तो ये तो हो गया मुख्य कार्य। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है, रक्त ताप नियंत्रण में भी सहायक है, ताप नियंत्रण में सहायक, ताप नियंत्रण में भी क्या है, सहायक है। और भी बहुत सारे काम है जो अपन करेंगे चर्चा। अब देखिए, ये तो अपने कंसेप्चुअल बातें, इन कंसेप्चुअल बातों में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, जितनी अभी तक अपन ने बात की है। ठीक है, अभी अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला बिंदु आरबीसी प्रारंभ नहीं किया है, उससे पहले अपन ने पूरे कॉन्सेप्ट देखे। इन कॉन्सेप्ट पे किस किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन संख्या, मैं पूरे जितने भी अभी अपन ने फैक्ट्स वगैरह देखे हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट देखा है, इन सभी पे कितने क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहते हुए रक्त का अध्ययन। क्या बनता है, बहते हुए रक्त का अध्ययन। तो बहते हुए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बहते हुए रक्त का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। बहते हुए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। क्वेश्चन संख्या 2 यहाँ पर जो बन सकता है वो कहलाता है दोस्तों रक्त का अध्ययन। बहता हुआ नहीं बोले, केवल रक्त का अध्ययन बोले, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन कहलाता है साथियों हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रश्न बनता है यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 3। प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर बनता है, एंजियोलॉजी का जनक कौन है, एंजियोलॉजी का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। जितने भी बिंदु बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये वाला वादा है। इतना जितना पूरा पढ़ाऊंगा एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक एक प्रश्न का बहुत महत्व होगा। क्योंकि जिस दिन एक क्वेश्चन या एक नंबर से आप रह जाएंगे तो आपको एक की वैल्यू पता चले। ठीक है, तो एंजियोलॉजी का जनक डॉक्टर विलियम हार्वे। कौन है, डॉक्टर विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी का जनक कौन है, डॉक्टर विलियम हार्वे। इसके अलावा प्रश्न बनता है यहाँ से, जितना अपन ने पढ़ा है उसमें से यहाँ से प्रश्न ये बनता है दोस्तों, प्रश्न बनता है यहाँ से कि रक्त व जल, रक्त व जल की श्यानता का अनुपात, रक्त व जल की श्यानता का अनुपात क्या है, ये प्रश्न बनता है। तो रक्त और जल की श्यानता का अनुपात है 5:1। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि श्यानता क्या है, श्यानता क्या है, विस्कोसिटी क्या है। तो दोस्तों द्रवों में, द्रव पदार्थों में या द्रवों में बहने के गुण का विरोध, द्रवों में बहने के गुण का, बहने के गुण का विरोध, द्रवों में बहने के गुण का विरोध क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों कि विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। तो विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है उत्तक। क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है दोस्तों, टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू। उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। हो गई बात यहाँ पर क्लियर, ओके। तो विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से जो बनता है वो प्रश्न आपके लिए क्या बन सकता है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए बनता है कि रक्त में कणिकाओं का प्रतिशत, रक्त में कणिकाओं का प्रतिशत कितना होता है।
यानी कि ग्रेनुल्स का परसेंट होता है कितना, तो ये होता है 45%। अगला प्रश्न यहाँ से आपके लिए बनता है, ये बनता है प्रश्न संख्या 8 के रूप में कि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो जवाब होगा हमारा 55%। कितना होगा, 55% होगा दोस्तों। इसके अलावा जितना कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है उसमें अगला प्रश्न क्या बन सकता है, तो प्रश्न संख्या 9 के रूप में, प्रश्न संख्या 9 के रूप में अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन सकता है वो प्रश्न आपके लिए ये बन सकता है, ठीक है, कि रक्त सम्मिश्र है, रक्त सम्मिश्र है यानी किसका मिक्सर है, तो रक्त सम्मिश्र है कणिकाएं प्लस प्लाज्मा का, कणिकाएं प्लस प्लाज्मा का सम्मिश्र है। रक्त किसका सम्मिश्र है दोस्तों, तो रक्त सम्मिश्र है कणिका और प्लाज्मा का सम्मिश्र है, ध्यान रहे, क्लियर। इसके अलावा और जो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं आपके लिए, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें से, तो अगला प्रश्न बनता है क्वेश्चन संख्या 10। वो आपसे कह सकता है कि एक घन mm में, एक घन mm रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी, तो आरबीसी की जो संख्या होती है, ये संख्या है दोस्तों, लगभग शब्द जरूर लगाएंगे, लगभग 55 लाख आरबीसी एक घन mm, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है अगले प्रश्न के रूप में कि एक घन mm, एक घन मिलीमीटर रक्त में WBC की संख्या, WBC की संख्या कितनी होती है, तो इसमें भी लगभग शब्द जरूर लगाएंगे दोस्तों। तो ये होती है लगभग 11,000, कितनी होती है, 11,000 होती है, लगभग कितनी होती है दोस्तों, तो 11,000 होती है, क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं।